हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। आज के इस सेशन से हम एक और यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2021 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में डिस्कस करेंगे, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। तो अगर आप जो है इंग्लिश में अंडरस्टैंड करते हैं तो आप जो सेशन है इंग्लिश के लिए हिंदी सेशन के बाद कंटिन्यू कर सकते हैं। तो क्या बेनिफिट होगा इन सेशन से, आपको क्यों यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहिए? सबसे पहले कि हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो पास्ट पेपर्स में रेस हो चुके हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो इससे आपके प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो सॉल्व होंगे और उनका सॉल्यूशन आपके पास होगा। पास्ट पेपर्स के टॉपिक्स को जो है डिटेल में कवर अप किया जाएगा। तो जो पास्ट ईयर्स में टॉपिक आए रहते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, तो वो टॉपिक आपके साइमल्टेनियसली कवर अप होते चले जाएंगे। उसके बाद कई बार एक ही टॉपिक एक दो अटेम्प्ट के बाद या एक दो क्वेश्चन के बाद सेम टॉपिक पे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन रेज हो जाते हैं, तो आपका टॉपिक का रिवीजन भी होता चला जाएगा, मल्टीपल टॉपिक का मल्टीपल रिवीजन होता चला जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम अपने एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो आपको डिफरेंट ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज़ पता चलेगी, कैसे एलिमिनेट करना है, कैसे आपको उन पर्टिकुलर फैक्ट्स को याद करना है। वो सारा कॉन्सेप्ट हम एक ही सेशन में कवर अप करते चले जाएंगे। मेमोराइजेशन में भी आपको हेल्प मिलेगी। तो ओवरऑल अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि क्यों ये सेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। एक तो आप पास्ट ईयर के टॉपिक्स को कवर अप कर पाएंगे, दूसरा आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, उन सॉल्व करने का तरीका सीख पाएंगे, ट्रिक्स और स्ट्रैटेजी समझ पाएंगे, तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को याद कर पाएंगे। इन सेशंस के पीडीएफ आपको शेयर कर दिए जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 8, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा ये रिलेटेड है आपका डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी से रिलेटेड है। तो डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी के टॉपिक पे हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 2021 का। तो अगर आपने रिकॉल किया हो या आपने लास्ट सेशंस को अच्छे से कवर अप किया हो तो क्वेश्चन नंबर 1 to 7 ये सारे क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थे। तो अब आप इकोनॉमिक्स का वेटेज और इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाएं और आप कोई भी सिनारियो में इकोनॉमिक्स आपके लिए ऑल टाइम आपके साथ चलने वाले हैं। तो बेटर है कि हम उन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करें और कुछ हद इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को याद करें। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इज दैट इट नेसेसरली, 3 स्टेटमेंट हमारे पास दी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो ध्यान देने को है कि हमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, तो स्टेटमेंट देख लेते हैं। इम्प्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इन द फॉरेन मार्केट। इंक्रीज कर रहा है आपका फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। एंड नेक्स्ट इम्प्रूव कर रहा है ट्रेड बैलेंस। तो तीनों ही मैटर इम्प्रूव या इंक्रीज हो रहे हैं। अभी वरीड नहीं हो, हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट को क्विकली रिकॉल करेंगे, उसके बाद आप ये क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सकेंगे और हम डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे कि एक ही टॉपिक पे कितने तरीके के क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम हमारा जो टॉपिक है वो आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं कि भाई ये डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी आखिरकार होती क्या है। तो डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी अगर आप देख सकते हैं तो आपकी जो करेंसी है, हम इंडिया के रिस्पेक्टिव में बात करेंगे तो रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ करेंसी। ठीक है, करेंसी की वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो जाती है। डोंट वरी, हम इसे एग्जाम्पल के साथ भी आपको क्लियर करेंगे। तो एक पॉइंट आपने देखना है कि जो रिडक्शन हमें देखने को मिलता है किसमें? वैल्यू ऑफ द करेंसी में। यानी अगर रुपी है तो रुपी की वैल्यू घट जाती है, चाहे वो गुड्स के रिस्पेक्ट में हो, सर्विसेज के रिस्पेक्ट में हो, या किसी भी मॉनेटरी यूनिट के रिस्पेक्ट में हो, उसकी वैल्यू घट जाती है। हम एक कॉमन करेंसी लेंगे जो वाइट करेंसी है जिसको कहते हैं हम डॉलर। ठीक है, तो अगर हमने देखा कि डॉलर एक करेंसी है, ठीक है, तो डॉलर के एक्सचेंज में पहले $1, ठीक है, पहला जो था कि हम ये मान लेते हैं कि $1 के बदले में इंडियन के 50 रुपए लगते थे, लेकिन अब उसी $1 के बदले में इंडियन में 55 रुपीज़ लग जाएंगे। यानी हमारी करेंसी की वैल्यू घट गई, अब हमें ज़्यादा पे करना पड़ रहा है उस सेम $1 के प्रति।
ठीक है। डोंट वरी, अभी और डिस्कस करेंगे डिटेल में। एट एंड ऑफ द सेशन आपको इस पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कमांड आ जाएगा, और आपने कुछ याद नहीं किया होगा, सारी चीज़ें आपने खुद समझ ली होंगी, ठीक है। तो डिवैल्यूएशन क्या है? रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ करेंसी। ये जनरली जो है हमारी जो गवर्नमेंट है वो करती है। करेंसी जो है ये एप्लीकेबल होता है आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। जो भी कंट्री जो है फिक्स एक्सचेंज रेट फॉलो करती है, वही जो कंट्रीज हैं डिवैल्यू कर सकती हैं अपनी करेंसी को, ठीक है। तो डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी जनरली मार्केट डिमांड और सप्लाई के बेस पे नहीं होती, ये हमारी सरकार करती है, गवर्नमेंट करती है, ठीक है। तो आई होप आपको बेसिक मीनिंग, एक बेसिक आइडिया कि भाई डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी क्या है, यानी हमारी जो वैल्यू है करेंसी की वो गिर जाती है, ठीक है। तो ये एक बेसिक आइडिया आपको लग चुका हो कि डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी होता क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको हाईलाइट किया कि भाई पहले $1 के बदले में इंडिया में इंडियन करेंसी में ₹50 लगते थे, अब सेम ही $1 के अगेंस्ट 55 रुपीज़ लग जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले अगर हम माने $1 के केस में जो हमारा 50 रुपीज़ लगते थे वो अब बढ़ के हो गया कितना, 55 रुपीज़। यानी डोमेस्टिक करेंसी जो है वो डिक्रीज़ कर गई, उसकी वैल्यू क्या कर गई, डिक्रीज़ कर गई, उसकी वैल्यू रिड्यूस कर गए, ठीक है। तो पहले जो आप प्रोडक्ट अगर बाहर से आ रहा है, हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट क्या करते हैं, बाहर से प्रोडक्ट मंगाते हैं ना। तो जब बाहर से हमने कोई प्रोडक्ट मंगाया, ठीक है, डॉलर में आया, ठीक है, और हमारे पास क्या है, रुपी रखी हुई है, ठीक है। सपोज पहले उस प्रोडक्ट की वैल्यू थी $1 और हम ₹50 में वो प्रोडक्ट ले लेते थे। अब आज की डेट में उसी सेम प्रोडक्ट को बाय करने के लिए हमें ₹55 यानी 55 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। यानी हमारी जेब से ज़्यादा जा रहा है, हमारे जेब से ज़्यादा जा रहा है। यानी हमारी करेंसी की वैल्यू जो है, करेंसी की जो वैल्यू है, इम्पोर्टेंस है, वो क्या दिख रही है, गिरती हुई दिख रही है, वो रिड्यूस होते हुए दिख रही है, वो फॉल होते हुए दिख रही है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका हो। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक और एग्जांपल हमारे साथ शेयर करें कि आप क्या समझ पाए हैं डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी के बारे में, ठीक है। तो डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी क्यों करती है जनरली, कई सारे रीज़न हो सकते हैं, अभी हम और समझेंगे। एक एग्जांपल मैं आपके सामने आपके साथ शेयर करना चाहूँगी स्क्रीन में। पहले सेम हम से एक मिनट, ओके। पहले सेम हम ₹50 में जो है बास्केट ऑफ फुल बास्केट ऑफ फ्रूट्स खरीदते थे, और अब सेम ₹50 में कम फ्रूट्स मिल रहे हैं, वैल्यू कम हो गई है, क्वांटिटी कम हो गई है मटेरियल की, तो ये भी डिवैल्यूएशन है। आपको कोई भी चीज़ रटनी नहीं है कि भाई हाँ $1 के बदले में ₹50 से बढ़ के ₹55 हो गया और उसे याद कर लो, वो हो गया डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। नहीं, ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स में जितना बेटर आप अंडरस्टैंडिंग कर लोगे ना, उतनी स्मार्टनेस आती चली जाएगी। तो चाहे आपको सेम प्रोडक्ट बाय करने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, या सेम प्रोडक्ट बाय करने के लिए आपने सेम वैल्यू देने के लिए आपकी क्वांटिटी रिड्यूस हो रही है, फिर से बोलूँगी, या ज़्यादा पैसे, मोर मनी, सेम प्रोडक्ट बाय करने के लिए, ठीक है, सेम प्रोडक्ट बाय करने के लिए आपने ज़्यादा पैसे दिए या सेम मनी पे की, सेम मनी दी, बट क्या हुआ, क्वांटिटी जो है वो आपकी गिर गई, ठीक है। तो ऐसे हमें इम्पैक्ट दिखता है डिवैल्यूएशन का। ये पॉइंटर, ये एग्जाम्पल स्पेसिफिकली इसलिए क्लियर किया क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि स्टूडेंट सिर्फ मनी के टर्म्स में उसे माइंड में रखते हैं कि डिवैल्यूएशन क्या है, बट कई बार क्वांटिटी भी रिड्यूस की जाती है, ठीक है। आपका प्रोडक्ट सेम होता है, ये जनरली हमें देखने को मिलता होगा FMCG सेक्टर्स में, जहाँ पे क्वांटिटी रिड्यूस करते चले जाते हैं, वैल्यू वही रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हुआ। अब जो है हम आगे चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव, और क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी में। उससे पहले समझेंगे, आपने एक टर्म सुना होगा भाई, डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन, क्या ये एक है? कई बार स्टूडेंट के माइंड में याद है, क्या ये एक होता है? नहीं। डिवैल्यूएशन जो है वो आपका सरकार करती है, ठीक है। डिवैल्यूएशन कौन करती है? डीवैल्यू यानी वैल्यू, वैल्यू में चेंज कौन करती है? वो सरकार करती है, सरकार के कंट्रोल में होता है। वो जनरली
बैलेंस ऑफ पेमेंट हो, ट्रेड, इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट, इन सारी चीज़ों को अफेक्ट करने के लिए वो सरकार के कंट्रोल में हो जाता है। बट यहीं अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करें तो वो डिमांड एंड सप्लाई से मूव होते हैं। डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें तो वो किससे इम्पैक्ट होंगे? डिमांड एंड सप्लाई से। किससे? डिमांड एंड सप्लाई से। तो अगर हमने डेप्रिसिएशन की बात की तो वो डिमांड एंड सप्लाई से इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। और अगर हमने डिवैल्यूएशन की बात की तो वो सरकार के कंट्रोल में है। तो क्या अब आपके लिए क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन सरकार के कंट्रोल में हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि वो डिमांड और सप्लाई से इम्पैक्ट हो रहा है, डिमांड और सप्लाई से इम्पैक्ट हो रहा है। सो आई होप आपको बेसिक जो थिन लाइन गैप है डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन का वो आपको क्लियर हो चुका हो, ठीक है। डिवैल्यूएशन जो है वो सरकार के कंट्रोल में है, वो सरकार करती है, ठीक है, जानबूझ के करती है, कुछ मैनेजमेंट के लिए करती है। लेकिन डेप्रिसिएशन जो है वो मार्केट की डिमांड और सप्लाई की वजह से वैल्यू की जो है करेंसी की वैल्यू रिड्यूस होती है। क्लियर? चलिए, ऑब्जेक्टिव क्या क्या कारण हो सकता है, क्यों करना चाहिए डिवैल्यूएशन? ये कुछ लिमिटेड ऑब्जेक्टिव हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं बट ये मेन ऑब्जेक्टिव है जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आई होप आपको पता हो बीओपी जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करने के लिए होता है। स्टैटिक पोर्शन ऑफ द इकोनॉमिक्स हम जो है हमारा सेपरेट सेशन है, हम उसे कवर अप करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ डिमांड ऑफ क्वेश्चन पे लिमिटेड रहते हैं, यानी डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी पे। बीओपी क्या होता है और बाकी और इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। उसको हम टाइम टू टाइम जो है आपके इकोनॉमिक्स के जो प्लेलिस्ट है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितनी भी प्लेलिस्ट है आप उसे रेफर कर सकते हैं, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करने के लिए डिवैल्यूएशन करती है सरकार। एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना हो, एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना हो, बढ़ाना हो तो डिवैल्यूएशन करती है। इंपोर्ट को डिक्रीज करना हो तो डिवैल्यूएशन करती है, ठीक है। ट्रेड डेफिसिट, ठीक है, ट्रेड डेफिसिट को श्रिंक यानी कम करना है, यानी डेफिसिट पहले बहुत बड़ा हुआ है उसे कम करना है, रिड्यूस करते हुए चले जाना है तो डिवैल्यूएशन का स्टेप लेती है सरकार। और अगर कोई कंट्री में कोई डेप लिया हुआ है, ठीक है, उसे लोअर करने के लिए, उसे रिड्यूस करने के लिए जो है डिवैल्यूएशन का जनरली स्टेप जो है सरकार उठाती है, ठीक है। तो ये सारे हम ऑब्जेक्टिव बेसिकली दे सकते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं हमारे डिवैल्यूएशन के। क्लियर? और डिटेल में एक्सपेंस डिस्कस करेंगे। कॉजेज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या कारण हो सकता है। अगर हमने देखा कि भाई बहुत ज़्यादा ही फिजिकल डेफिशिट है, ठीक है, तो वो एक कारण बन जाता है कि सरकार डिसाइड करती है कि भाई अब हमें डीवैल्यू करना चाहिए, हमें अपनी करेंसी को डीवैल्यू करना चाहिए। तो अगर हाई फिजिकल डेफिशिट देखने को मिलता है तब ये कारण बन जाता है कि सरकार डिसाइड करती है कि हमें डिवैल्यूएशन करना चाहिए। अब आपका फिजिकल डेफिशिट क्या है? जब हमें सरकार की इनकम और एक्सपेंडिचर में डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। इसको हम सेपरेटली इकोनॉमिक्स के सेशन में कवर अप करेंगे, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो फिजिकल डेफिशिट क्या है? डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट का इनकम और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो जब भी हमें बहुत ज़्यादा ही फिजिकल डेफिशिट यानी सरकार के खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए, ठीक है, तो उसमें क्या करने लगती है सरकार? फॉरेन रिजर्व को यूज़ करने लगती है ताकि वो अपने डेफिसिट को फाइनेंस कर सके, है ना। खर्चे ज़्यादा हैं, पैसे कम नहीं है, पैसे कम है जेब में, है ना, और खर्चे ज़्यादा हैं, इनकम कम है, तो सरकार क्या करने लगेगी? फॉरेन रिजर्व यूज़ करने लगेगी ताकि वो अपने डेफिसिट को कम कर सके, ठीक है। तो अब इस रिजर्व को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि एनकरेज करती है सरकार को कि भाई अब डी वैल्यू करो करेंसी का। क्लियर? नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? जब लगातार प्राइस में बढ़ाव हमें जो है इंक्रीज दिखता है, लगातार जो है प्राइस में इंक्रीज दिखता है, तब जो है हमारी मनी की वैल्यू जो होती है आफ्टर इन्फ्लेशन के बाद जैसे हमें मनी की वैल्यू डिक्रीज होने लगती है। और जैसे ही मनी की वैल्यू डिक्रीज हो गई, परचेजिंग पावर भी डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अब परचेज पावर डिक्रीज हुआ तो डिमांड भी गिर गई गुड्स के प्रति, इसलिए अब सरकार डिसाइड करेगी कि भाई हमें डिवैल्यूएशन करना है करेंसी का, ठीक है। तो इन्फ्लेशन हमें जब प्राइस जो है कॉन्टिन्यूसली हमें बढ़ते हुए नजर आए, ठीक है, तो हमें जो है कॉन्टिन्यूसली जो है बढ़ते हुए नजर आए तो उसके बाद क्या होगी?
हमारी जो मनी की वैल्यू है वो डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। और इससे क्या है, परचेजिंग पावर है वो गिरती चली जाएगी। जब परचेजिंग पावर ऑफ मनी गिर जाएगी, ठीक है, तो डिमांड भी फॉल करेगी। डिमांड फॉल करती चली जाएगी किसी भी गुड्स के कॉस्ट में, तब अब सरकार डिसाइड करेगी भाई चलो अब डिवैल्यूएशन करने का टाइम आ चुका है। क्लियर, आई होप आप समझ रहे हैं, ठीक है। और अदर जो है, जैसे ट्रेड डेफिसिट की मैंने बात की, तो ट्रेड डेफिसिट में ऑब्वियसली आपका इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों का रोल आता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का। तो जो ट्रेड डेफिसिट है जनरली कब होता है, ठीक है, जब सरकार जो है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इम्बैलेंस्ड हो और नेट आउटफ्लो हो रहा हो, ठीक है, वैल्यू का, मनी का, तो ट्रेड डेफिसिट हमें देखने को मिलता है। और डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए ट्रेड डेफिसिट आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। इंक्रीजिंग इम्पोर्ट तो सेम डेफिसिट का पार्ट हो सकते हैं, आप इसे डिपेंड ऑन वर्ड लिमिट आप अपने डिटेल आंसर में भी इसे लिख सकते हैं। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी भी कई बार कारण हो जाता है कि सरकार डिसाइड करती है कि हमें करेंसी का डिवैल्यूएशन करना चाहिए, ठीक है। और भी कई फैक्टर है, कोई वॉर हो रहा हो, ठीक है, ड्रॉट आ रहा हो, ठीक है, तो उस केस में भी सरकार को कई बार डिसाइड करना पड़ता है कि भाई हमें वैल्यू जो है करेंसी की डिवैल्यू करनी पड़ेगी, ठीक है, तो डिवैल्यूएशन अराइज हो जाता है। तो ये सारे पॉसिबल कॉजेज हैं, और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और पॉसिबल कॉजेस, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये डिवैल्यूएशन तो हो गया, अब हो गया, होने के बाद क्या असर दिखेगा, एक्सपोर्ट चीप हो जाएगा। कैसे, अभी क्विकली बताती हूँ भाई। जैसे ही डिवैल्यूएशन हुआ, हो चुका है ये, सॉरी, ठीक है, डिवैल्यूएशन हो चुका है। अब $1 के बदले में हम 55 रुपये पे कर रहे हैं, हमारे जो लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। और हमने क्या करना है, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा देनी है, ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो हम बहुत ज़्यादा ही बाहर जो है गुड्स भेजेंगे और पैसा लाएंगे, पैसा बाहर से अंदर लेकर के आएंगे, ठीक है। तो एक्सपोर्ट क्या होता चला जाएगा, कॉम्पिटिटिव होता जाएगा। क्यों, क्योंकि अब फॉरेनर्स को वो प्रोडक्ट सस्ता पड़ने लगेगा, ठीक है, चीप फॉर फॉरनर्स। आई होप आप गैदर कर पा रहे हैं इन्फॉर्मेशन और आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। तो वो फॉरनर्स के लिए चीप होता चला जाएगा, ठीक है। अब वही रिवर्स हम देखेंगे कि इम्पोर्ट जो है एक्सपेंसिव हो जाता है ना, क्योंकि करेंसी गिरी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है पेट्रोल, ठीक है, एक्सपेंसिव होता चला जाएगा, ठीक है। सो एक्सपेंसिव होता चला जाएगा तो क्या होगा, डिमांड क्या होगी, घट जाएगी। एक्सपेंसिव हो गया तो डिमांड क्या होगी प्रोडक्ट की, वो घटने लगेगी, है ना, डिमांड रिड्यूस होती चली जाएगी, ठीक है। तो इम्पोर्ट क्या होगा, एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में हमें देखना, करंट अकाउंट क्या है, वो करंट अकाउंट हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो डेफिसिट है करंट अकाउंट, उसमें इम्प्रूवमेंट हमें दिखेगा। क्यों, क्योंकि इम्पोर्ट को हम रिड्यूस कर रहे हैं, इम्पोर्ट को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट को हम इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। तो साइमल्टेनियसली दोनों का इम्पैक्ट हमें देखना है, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि करंट अकाउंट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है। सो करंट अकाउंट पे भी इम्प्रूवमेंट लाने हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज और सेक्टर पे सेपरेटली फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर कॉमन मैन है, ठीक है, तो डीवैल्यूएशन से उसके लिए चीज़ें महंगी हो जाएंगी, ठीक है, बाहर पढ़ना महंगा हो जाएगा, ट्रिप्स करना महंगा हो जाएगा, फ्यूल का कॉस्ट महंगा हो जाएगा, इंपोर्टेड गुड्स का कॉस्ट महंगा हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट हो, लाइक स्टील है, सीमेंट है, वो सारी चीज़ें भी इम्पैक्ट करेंगी, डिपेंड ऑन कितना इम्पोर्ट है और कितना एक्सपोर्ट है। एग्रीकल्चर जनरली डीवैल्यूएशन के केस में इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर देखें, क्योंकि इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूस है कई सारे हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें वीट की बात, तो वीट के लिए इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होता है, ठीक है। तो अगर रुपी की वैल्यू फॉल की, ठीक है, तो इंडिया क्या कर रहा है, वीट का एक्सपोर्टर हो रहा है ना, क्योंकि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है तो वीट का एक्सपोर्टर होगा, है ना। एक्सपोर्ट होगा तो एक्सपोर्ट बढ़ता चला जाएगा, तो इंडिया के लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है आपसे डायरेक्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की बात ही नहीं की जाए, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि भाई ये बता दो कि डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी की वजह से इंडिया के वीट सेक्टर पे
क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ऐसे है ना। तो कैसे डॉट्स कनेक्ट करते हैं, तो आपको बेसिक मीनिंग पता होनी चाहिए, एक कि डिवैल्यूएशन क्या होता है, और दूसरा आपको इंडिया में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है तो उसमें किसका वो नेट प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है या एक्सपोर्टर है, इन सारे को ब्रीफ आइडिया रखना है आपको, ठीक है। रियल स्टेट की बात करें तो वो अलग तरीके से उन्हें कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट पे इम्पैक्ट करता है, ठीक है। नेट फॉरेन इन्वेस्टर पे फर्क डालता है, फॉरेन इन्वेस्टर पे क्यों, क्योंकि वो उनको क्या है, डिवैल्यूएशन की वजह से लॉस इनकर करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कैसे देखना पड़ेगा, इम्पैक्ट ऑन, अगर हमने डिवैल्यूएशन देखा तो प्राइस क्या होगा, एग्जाम्पल के फॉर्म में गुड्स का जो प्राइस है, ठीक है, वो बढ़ जाएगा। डिवैल्यूएशन हुआ, ठीक है, डिवैल्यूएशन हुआ अगर, तो जो गुड्स का प्राइस है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। गुड, अब क्या है, इम्पोर्ट्स, इसकी वजह से इम्पोर्ट जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएगा लोगों के लिए, लोग बाहर से कम मंगाने लगेंगे, ठीक है, एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा। तो इंडिया, मतलब इंडिया के अगर पर्सपेक्टिव में बात करें तो लोग इंटरनली बाय करने लगेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है, सेम, अब लोगों को बाहर से मंगाने के लिए ज़्यादा पैसे पे करना पड़ रहा है सेम प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, जो कि डिवैल्यूएशन से पहले कम में आ जा रहा था, ठीक है। तो इस वजह से आपकी जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज हो जाती है, क्लियर। सेम हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और अदर एरिया के सेक्टर में भी जो है डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट दे सकते हैं, कि कैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर हम चेक करें इंडिया का पास्ट ईयर्स में, तो डिवैल्यूएशन की वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट देखने को मिली, ठीक है। तो ऐसे कई सारे इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन हमें देखने को मिलते हैं कि क्या क्या पॉसिबल इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो हमने एक बेसिक आइडिया ले लिया कि भाई हमने मीनिंग समझ ली कि डिवैल्यूएशन क्या होता है, ठीक है। हमने एग्जाम्पल समझ लिया ले लैंग्वेज में, हमने क्वांटिटी और प्राइस दोनों के रिस्पेक्ट में एक एग्जाम्पल समझा, हमने डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन का डिफरेंस समझा, ऑब्जेक्टिव समझा कि डिवैल्यूएशन का क्या होता है, कॉजेस क्या हैं, क्या कारण हैं डिवैल्यूएशन के, और आफ्टर इफेक्ट, इफेक्ट यानी आफ्टर इफेक्ट क्या है डिवैल्यूएशन की वजह से। क्या ये इतने ही होते हैं, नहीं और भी बहुत सारे हो सकते हैं। हम टाइम टू टाइम हमारे डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस और स्टैटिक पोर्शन में उसे कवर अप करेंगे, ठीक है। आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन, एंड आई बिलीव अब ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकेंगे। तो सबसे पहले था हमारे क्वेश्चन का कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी इज दैट इट नेसेसरी, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना स्टेटमेंट 1 देखते हैं, इम्प्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस, इम्प्रूव यानी अच्छा कर रहा है डिवैल्यूएशन की वजह से, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन, तो इफेक्ट के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, आफ्टर इफेक्ट की बात हो रही है पहली बात, ठीक है। सॉल्यूशन में अगर हम डिस्कस करें तो इफेक्ट पूछा जा रहा है, आफ्टर इफेक्ट की बात पूछी जा रही है डिवैल्यूएशन में। तो पहले पॉइंट पे इन्होंने बोल दिया कि इम्प्रूव हो रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है, क्या, कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इन द फॉरेन मार्केट, ठीक है, यानी हमारे देश का जो भी डोमेस्टिक एक्सपोर्ट है वो इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव हो रहा है लोगों के लिए, कहाँ पे, फॉरेन मार्केट में। फॉरेन मार्केट में क्या हो रहा है, कॉम्पिटिटिव हो रहा है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव हो रहा है, ठीक है। कैसे हो रहा है, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं कि पहले आपने फॉरेन से जब भी अभी कोई मानिए कोई भी प्रोडक्ट मंगाया, ठीक है, मानिए उस प्रोडक्ट की कॉस्ट थी $5, ठीक है, आपने एक प्रोडक्ट मंगाया जिसकी कॉस्ट थी $5 यूएस में, ठीक है। उस वक्त उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आप ₹500 इंडियन करेंसी में पे करते थे, ठीक है, इंडियन रुपी में आप पे करते थे, ठीक है। तो कितना हुआ, ₹100 हुआ, $1 के प्रति ₹100 हुआ, आप सेटिस्फाइड हो। तो आपने एक प्रोडक्ट मंगाया जो आपकी $5 की थी यूएस में, जिसके प्रति अगर आपने इंडिया में कोई इंपोर्ट वगैरह मंगाया, भाई हम अदर कॉस्ट को छोड़ देते हैं, तो आप पे करते थे उस समय ₹500 उस पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट का, ठीक है, ठीक है, उस पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट का आप ₹500 पे करते थे इंडिया में, ठीक है। रुपी डॉलर जो एक्सचेंज रेट आया हमारा कितना आया, ₹100 आ गया, ठीक है। अब मानिए ये ₹100 बढ़ करके हो गया से ₹150,
कि कोई भी अमाउंट ले सकते हो, 120 रुपये ले सकते हो, आप अपने एग्जाम्पल के लिए कुछ भी ले सकते हो, कोई रूल ऑफ थंब नहीं है, 200 रुपये ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब ये क्या हो गया, बढ़ गया। अब आपको ये जो आपका 100 रुपये था ये बढ़ के 120 रुपये हो गया, तो अब आपको जो कॉस्ट है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वो बढ़ जाएगी, है ना। जो पहले 500 रुपये में आती थी, है ना, वो सेम अब आपको महंगी पड़ जाएगी, जो भी आप अमाउंट इसमें रिस्पेक्टिवली चूज कर रहे हो, है ना, उस हिसाब से वो बढ़ जाएगी। यानी अगर पहले $1 के बदले में 100 रुपये था, और ठीक है, अब वो बढ़ के मानो 150 रुपये हो गया, तो आपका कितना हो जाएगा, 150 इंटू 5। अब वो सेम एक प्रोडक्ट आप 750, सपोज आपने 150 रुपये माना है, तो वो सेम प्रोडक्ट आप एक प्रोडक्ट 750 रुपये में ले करके आ रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया में आपने क्या किया, 750 में आपको पड़ा, ठीक है, यूएस में जब आपने लिया। बट भारत में क्या कॉस्ट है, भारत में अभी भी उसकी, ये आपको यूएस से बाय किया तो पड़ा, अगर इंडिया में अभी भी आपने बाय किया तो वो आपको कितने का पड़ रहा है, 500 रुपये का, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, जितने भी फॉरेन कस्टमर्स होंगे जो वहाँ पे होंगे, है ना, वो कहाँ से बाय करेंगे, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट इंडिया से बाय करेंगे, क्योंकि 500 रुपये में पड़ रहा है उन्हें, है ना, 500 रुपये में पड़ रहा है। तो हमने क्या देखा कि जो डीवैल्यूएशन हो गई करेंसी की, है ना, वो क्या होगा, कॉम्पिटिटिवनेस क्या कर रही है, बढ़ रही है ना, हमारा डोमेस्टिक एक्सपोर्ट बढ़ रहा है ना, फॉरेन मार्केट में एक्सपोर्ट बढ़ेगा, क्यों, कॉम्पिटिटिवनेस आ गया। क्योंकि अगर सेम प्रोडक्ट अगर वो लें तो वहाँ पे 500 रुपये का था, जो इंडिया में था, अगर अब डीवैल्यूएशन हो गया, पहले $5 500 रुपये में था, अब $5 कितना हो गया, 750 रुपये में हो गया, अब समझ रहे हैं। तो अब फॉरेन कस्टमर्स इंडिया आएंगे तो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गई, हेंस हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। आई होप आप सेटिस्फाई हो रहे हो, ठीक है। सेकेंड जो स्टेटमेंट है कि इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, कैसे फॉरेन की वैल्यू कैसे बढ़ी, डोमेस्टिक करें तो वैल्यू जो है डोमेस्टिक करेंसी की वो डिक्रीज होगी ना फॉरेन करेंसी के टर्म में, ठीक है। ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो फॉरेन वैल्यू है वो डिक्रीज होगी, ठीक है। तो जो वैल्यू है डोमेस्टिक करेंसी की, सपोज हम अगर इंडिया के परस्पेक्टिव में बात करें तो रुपी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होगी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, दैट इज डॉलर, वैल्यू घटती है। तो स्टेटमेंट 2 आपका रॉन्ग हो जाता है, क्या। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा स्टेटमेंट 3 की ओर। अब स्टेटमेंट 3 क्या है, ये बोल रहा है कि भाई इम्प्रूव ट्रेड बैलेंस, इम्प्रूव ट्रेड बैलेंस किस बेसिस पे, भाई आप गारंटी दे रहे हो कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो इम्प्रूव करेगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है भाई, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, है ना, गुड्स का एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो डिवैल्यूएशन हुई करेंसी की, ठीक है, उस वजह से एक्सपोर्ट तो बढ़ा, बट ट्रेड बैलेंस जो है वो केवल एक्सपोर्ट पे नहीं है, वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों पे डिपेंड करता है, और ये कंपलसरी नहीं है कि जो डिवैल्यूएशन हो रहा है उससे ट्रेड बैलेंस इंप्रूव ही हो, ऐसा कोई रूल ऑफ थंब नहीं हो सकता, ठीक है। मानो हमारी जो इकोनॉमी है, ठीक है, हम मानो इंडिया जो है बाहर से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, मानो क्रूड ऑयल ले रहे हैं, कोई भी ऑयल ले रहे हैं बाहर से ले रहे हैं, पेट्रोल ले रहे हैं, ठीक है। तो अब वो हम ओवर ले रहे हैं, हमें ज़रूरत है, हमारी डिमांड है, ठीक है, लेकिन कंट्री ने डिवैल्यूएशन किया करेंसी का, ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ा, मानो कोई भी प्रोडक्ट से कोई अदर प्रोडक्ट से उन्होंने एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है, लेकिन कंपैरेटिवली क्रूड ऑयल जो हम ले रहे हैं इम्पोर्ट वो ज़्यादा था, तो क्या वो बैलेंस ऑफ ट्रेड को इम्प्रूव किया, नहीं। तो देर इज़ नो रूल ऑफ थंब कि ये सिनेरियो हमेशा हमें इम्प्रूवमेंट ही लाएगा, है ना। तो कई बार वो रिवर्ट्स भी प्ले कर सकता है और केवल एक ही फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता कि डिवैल्यूएशन हमें इम्प्रूवमेंट ला के ही देगा, ठीक है। सो इससे हमारा जो स्टेटमेंट 3 है वो इनकरेक्ट होता है, आंसर हो जाता है आपका ए, ठीक है। सो आई होप आप सेटिस्फाई हो इस कंप्लीट डिस्कशन से। अगर कोई डाउट है, ये आपको पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा, बैलेंस पेज है, ताकि आप अपने खुद के वैल्यू एडेड नोट्स और इसे इसी सेम पीडीएफ में ऐड ऑन कर सकें और इसे अपने फ्यूचर रिवीजन और रेफरेंस के लिए अपने पास रख सकें। हमारे साथ जुड़े रहें, और भी बहुत सारी बातें करेंगे, इकोनॉमिक्स की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आप एक पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू आप कंप्लीट टॉपिक की जजमेंट नहीं करें, हमारे साथ जुड़ें
और वैल्यू एडेड नॉलेज लें, टू वे कम्युनिकेशन रखें ताकि हम मैक्सिमम सपोर्ट कर सकें। तो चलिए अब हम हमारा डिस्कशन क्विकली कन्वे करते हैं इंग्लिश मोड में। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। Let's begin our discussion in English about the question which is the part of 2021, question number 8. If you can see, let's check the question that consider the following statement. The effect, we have to check the effect of devaluation of currency. Is that it necessarily we have three statement, which of the above statement is correct? So we have to find the correct statement among all. Okay, so let's go through the statement first, and then we'll discuss the basic concept about the topic. Okay, so the effect of devaluation of currency. The statement one is it improves the competitiveness of domestic export in foreign market. Second, increase the foreign value of domestic currency. Third, improve the trade balance. So before going to get into the solution straight away, let's discuss about the devaluation of currency. So devaluation of currency is about the value of currency. When we talk about the in terms of Indian currency, say rupee, so it's about the reduction in the value of currency. The value of currency is reduced. It may be in respect to the goods, it may be for the services, it can be loan for anything which can be in the monetary form. Okay, so this can be possible only if there is a fixed exchange rate or there is a managed floating exchange rate. So devaluation is generally done by the government, and it's totally different from the, when we check, it's totally different from the depreciation, because most of the people get confused the devaluation and depreciation and taking them as a same. No, they both are different. So depreciation is all about the, it's going to be impacted by the demand and supply and nothing in the control of government. But when we talk about the devaluation, it's in the control of government. Devaluation is done by the government. Okay. So when we talk about devaluation, we should take into the picture that the government is playing a big role. Okay. But when we talk about the depreciation, it's impacted by the demand and supply. So the devaluation of the currency is done by the government, and depreciation is impacted due to the role of demand and supply. Yeah. So let's discuss a brief example about the devaluation. Suppose earlier, a few days back, we can get $1 for rupees 50. But after devaluation, we get same $1 by paying rupees 55. Okay, now you get the same $1 by paying rupees 55. Yani rupee is increasing, the rupees, but the value, the importance of rupee is fall. How? Let me help you. You can see the, okay, now 55, tomorrow from 55 to 55 the value is increasing. No, value is not increasing. Number is increasing. Value is falling. Why? How it's falling? Because yesterday you got $1 by paying rupees 50 from your pocket. And now if you have a rupees 100 in your pocket, you can get $2. But today, if you stand and you want to buy $2, you can't get $2 because the rupee needed rupees 55. So you only get the $1. So its value, the value of rupee is falling, if you can gather the information. Okay. Suppose we can check with one more example. We here in front of you, you can see we have a basket of fruit. In one basket we have two fruits or three fruits, and other the basket is full of fruits. So sometimes you cannot check that devaluation in the terms of rupees, but in the terms of quantity. In the terms of quantity. So earlier, by paying rupees 50, you get full basket of fruits. But today, same 50 rupee will fetch you only 3 fruits. What is this? The quantity get reduced. So this is automatically, we can see the increase in the price or the reduction in the value of money. So you can take in the terms of quantity, or you can take in the terms of money, or say currency. Okay.
So these two example, I hope I help you to understand about the basic idea about what is a devaluation, and you also learn about the depreciation of currency and the big difference between the depreciation of currency and the devaluation of currency. Okay, moving ahead, what is the possible objective? What is a possible objective? There are, these are not the fixed limit, they can be the end reason, because we are learning economics, and economics is a wide knowledge. You cannot limit yourself with these objective only. So what are the possible objective? The government decided to devalue the currency. It's just to correct the BOP, balance of payment. To learn what is BOP, you have to be stay connected with us, because we are covering the static portion separately, and we'll bring up more numeric MCQs on that. So you have to be stay connected with us. And to increase the export, so to increase the export, government may decide to devalue the currency. To decrease the import, government may decide to devalue the currency. To shrink or reduce the trade deficit, or to reduce the currency's debt. In these cases, the government may decide to devalue the currency, because by using the devaluation, they can reduce the, if you say, the cost of country export, which makes them more competitive in the global market. Okay, so if import cost will increase, because if you are importing some product and cost of import is increasing, that causing the domestic consumer to less purchase at high price, because people stop doing the import, because the import cost will be higher. So from foreign businesses, people switch to the domestic market to buy the same product at the lower price. Okay, so now I hope you get to how it impact the import and how it impact the export, and definitely the BOP. Okay, because if there is an increase in spending, okay, so we can see that in the domestic market, people spending more, so there is a more money circulation in the own market. So we can see, if there is a more money market, export sorry, start rising, increasing, because the cheaper product, the price of the product are cheaper as compared to the import, and hence the import will decrease due to the high prices. Okay, so this automatically decreases the trade deficit. Okay, so we can see that devaluation of domestic currency reduce the deficit through the strong demand for the less costly export and more costly import. It's totally depend on both import and export, not only on the one side. Okay, we can also see that the cost of countries debt, the government may encourage devaluation if they say that government borrowed a large sum of money. Okay, so it hampering the economy. So by reducing the value of currency, it will now making for the government to make the debt payment cheaper. So it helps to make debt payments cheaper. Okay, so that's why it's also lead to a picture of your devaluation of currency. Or also we can see the devaluation lead to the increase in prices for the product and services sometime after some time, because when we switched, we have already seen what are the causes: the physical deficit, inflation, because when you see there is increase in price of product and services, because export is increasing, the demand for product is increasing in the domestic market. So definitely after some time we can see the increase in price for product and services. So we also have seen that there is an increase in price of import. Okay, and people are now totally on the domestic industry, so the amount of price also increases. Okay, because of the competition between the demand and supply. Okay, so due to, we can see the higher export, which is due to the devaluation of the currency, we can see the increase in demand in the domestic market, would definitely increase your GDP of the market, and the inflation also. So inflation is also, we can see, a important factor, because suppliers are faced with higher import prices, and manufacturing means people get turned into the domestic market. Yeah. So what are the possible causes? High physical deficit, we can see. Inflation. Okay, because of the inflation, the price will increase, market value will reduce. Okay, purchasing power decrease. If the purchasing power of the product decreasing, demand fall, and now government decide to devalue. Trade deficit, definitely the impact of both import and export. Okay, and the political and economic instability. Effect we can call as a after effect. What are the after effect of devaluation? What we can see, the after effect of devaluation: export become cheaper. We already discussed how it becomes cheaper. Okay, because
uh, export get more competitive and cheaper for the foreigners, so definitely they buy the Indian goods, है ना? Import become expensive, है ना? And the current account, it's going to be improved. It's also going to be impact the different industry. For example, we learned about the agriculture. So as we know that India is the largest producer of the wheat, okay, so it will be good for the agriculture sector because India is the largest producer of the wheat, okay. So with the fall in value of rupee, there is an increase in profit for the wheat exporter, है ना? And this will definitely increase the agriculture sector and definitely impact the agriculture sector. Same wise, it will impact the infrastructure sector, depend on what is more import or export, either the steel or cement, okay, or other construction material in case of infrastructure, okay. So impact on foreign investor. So there is a loss to the foreign investor when we go through the currency is devalued, okay. So what is the impact we see is they bear a good loss. So a loss can be good for the foreign investors. An impact on inflation, we already discussed how it can impact the inflation. Because of the devaluation, price of goods will increase because imports are expensive and export are cheaper. So we need to pay more money for the same product, okay, for which we are getting before the devaluation at a low cost. So this situation will increase the inflation. It will increase the inflation. So when we talk about FDI also, and when we learn from the past history, so devaluation of currency generally, the inflow of FDI is increased. So when we look at the FDI picture, FDI will increase due to the devaluation. So there can be various other effects which can be learned from the devaluation of currency. So I hope you learned the basic idea about the devaluation, the meaning, its difference with depreciation, an example, its objective, its causes and effect. Okay, so let's jump to the solution. So the question is, first, it improves the competitiveness of the domestic export in the foreign market. Yes, because now the suppose the earlier we bought one product for $5 and we pay 500 rupees, that means $1 for 100 rupees, so $5 500 rupees. Now suppose Indian currency government devalue the currency, and rupee for $1 we are paying 120 rupees or 125 rupees, whatever, or 150 rupees, okay. So for same one product now we have to pay the rupees 750. So what will it will lead to? For the same product, the foreign customer have to pay more amount. So that's why they go for the Indian product, है ना, to buy from India at same, like at lower cost. So that's why the first statement is correct. Second statement is increase the foreign value. No, we already learned that it decrease the foreign value of domestic currency, because the domestic currency stand in foreign market reduce its importance, reduce its value, fall its values due to the devaluation. We already learned. It's only the change of words. You have to play with the words. Okay. The point number 2 is incorrect. Third is improve the trade balance. It is not necessary that devaluation improve only the trade balance. How? For example, we are the good well, huge importer of the crude oil. Okay, so suppose import is more, okay, and we are obviously we try to reduce some extent of import, but export is not that much. Suppose we are doing 100, say, as in the form of number 100 as an import and 50 as an export. After devaluation we reduce our import to 80 and export increase our export to say 75, then also we are the net outflow. So we have to check that scenario. We cannot necessarily claim that due to the devaluation it improved the trade balance. It may or may not. Clear? So statement 3 is not correct. Hence your answer is 1 only. Okay. So we can given you some space which you can use your own self writing, and you can take maximum benefit out of this session. I hope I help you to understand this particular question and a brief idea about the devaluation of currency.
it will be great opportunity for me that if you people give a two-way communication, participate with me, and please do not expect from one single session to get all about the economics. And few students I've learned that they want from one session the expertise in economics with the one session only. I hope being a general person, you know, with one only session you cannot be expertise in that particular topic. Okay, so stay connected with us to cover more on economics. Till then, take care. Bye bye and Jai Hind.